भानु चलिए, तो भैया सभी लोगों को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी की क्लास एप्लीकेशन पर हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। और इससे पहली वाली जो क्लासेस थी वो यूट्यूब पर हुई थी क्योंकि एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सौरमंडल है। और सौरमंडल में क्या क्या आता है, ठीक है, इसको अभी हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। ठीक है भाई, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है भैया सौरमंडल। ठीक है जी। चलिए, तो हमारा ये जो टॉपिक है बेटा, ठीक है ना, आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। मंडल, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? सोलर सिस्टम बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, आइए तो हम सब लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सोलर सिस्टम को, सौरमंडल को फर्स्ट क्लास तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो सोलर सिस्टम होता है ना, सौरमंडल, देखिए उस सौरमंडल में क्या क्या शामिल है इसे आप समझ लो। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस सौरमंडल में, ठीक है ना, 8 ग्रह हैं। कितने भैया जी? 8 ग्रह हैं। वो 8 के 8 जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह का मतलब होता है बेटा प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, तो 8 ग्रह वो इस सौरमंडल के हिस्से हैं। फिर उसके बाद उन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उनके उपग्रह, उपग्रहों को हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो बेटा इसमें उपग्रह शामिल है, इसमें बेसिकली सैटेलाइट शामिल है, सैटेलाइट शामिल है। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी का सैटेलाइट क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो उपग्रह हो गए, ग्रह हो गए, वो इसमें शामिल है। इनके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं भैया बोनी ग्रह। क्या कहते हैं? बोनी ग्रह। जिसको हम कहते हैं बोनी ग्रह को डॉर्फ प्लैनेट। क्या बच्चे? डॉर्फ प्लैनेट, बोनी ग्रह। तो भैया जी बोनी ग्रह उसमें आते हैं। इसके अलावा इसमें आपके उल्का पिंड आते हैं। क्या आते हैं भैया जी? उल्का पिंड आते हैं इसमें। उल्का पिंड, उल्का पिंड को हम लोग बेटा मेटेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स बोलते हैं। तो उल्का पिंड इसमें शामिल है, मेटेरॉइड्स इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें क्षुद्र ग्रह शामिल है, क्षुद्र ग्रह जिनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, वो शामिल है। और इसके बाद इसमें भैया धूमकेतु या पुच्छल ग्रह भी शामिल है। धूमकेतु और पुच्छल तारा भी शामिल है, जिसको हम बेसिकली कॉमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमेट्स कहते हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि सौरमंडल का कौन कौन सा हिस्सा होता है, ठीक है, कौन कौन सौरमंडल के पार्ट होते हैं, तो देखो जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो सौरमंडल के पार्ट हैं। जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, वो सौरमंडल का हिस्सा होते हैं। ठीक है, उन ग्रहों के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट उपग्रह भी सौरमंडल का क्या होते हैं? उपग्रह भी भैया जी सौरमंडल का पार्ट होते हैं। सैटेलाइट आल्सो बी अ पार्ट ऑफ सौरमंडल, सोलर सिस्टम। इसके बाद जितने भी मेटेरॉइड्स हैं, उल्का पिंड है। इसके अलावा जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, वो सब सौरमंडल के पार्ट है। नेक्स्ट धूमकेतु या पुच्छल तारा, ये कॉमेट्स, ठीक है, ये सब क्या है? ये सारे के सारे भैया जी सौरमंडल के ही हिस्से हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जब ये बात आपको समझ में आ गई तो आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, सौरमंडल में जो सबसे प्राइमरी चीज है वो हमें पढ़नी है, हमें समझनी है कि सूर्य की संरचना। ठीक है, सूर्य की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य की संरचना, ये हमको समझना होता है बच्चे। स्ट्रक्चर ऑफ सन, स्ट्रक्चर ऑफ सन, ये हमें पढ़ना है। और यहां से प्रश्न आता है स्ट्रक्चर ऑफ सन से। तो स्ट्रक्चर ऑफ सन को
हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ सन को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भैया जी एक सूरज बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऐसे करके हमने एक सूर्य बना लिया। तो ये है हमारे आपके सबके देवता, ठीक है, जिनका नाम है बेसिकली सूर्य, ठीक है। यही है जिनके कारण हमारी पृथ्वी पर प्रकाश है, जिनके कारण बच्चे जो स्वपोषी पौधे होते हैं, हरे स्वपोषी पौधे, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सब फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ बना पाते हैं। कुल मिलाकर ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। और हम सूर्य की संरचना पढ़ने जा रहे हैं। जब हम सूर्य की संरचना पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें आपको क्या समझना है, ठीक है, बहुत अच्छे से फोकस करना। जैसे अभी जब आप, ठीक है, बाहर, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बाहर, ठीक है, खुले आसमान के नीचे अगर इस क्लास को देख रहा हो फोन से, तो वो गौर करना कि अभी आप सूर्य देखना, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा सूर्य देखना, तो बेटा जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा होगा वो इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल गोल सा, ठीक है ना, बिल्कुल गोल, ठीक है, एक बॉल के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वो जो सूर्य की सबसे बाहरी परत आपको दिखाई दे रही है ना, ठीक है, सामान्य अवस्था में सूर्य की वह सबसे बाहरी परत जिसे आप अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देख पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं सर? सूर्य की संरचना, ठीक है। सूर्य हमारी पृथ्वी पर समस्त ऊष्मा व प्रकाश का सोर्स है यार, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इसी के माध्यम से हो पाता है ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। और अगर ये ना होता तो जो फूड चेन होती है ना बेटा, वो चल ही नहीं पाती, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ये सब क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं यार। ये अपने लिए कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, फिर इनको, ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम करते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, तब जाके एक फूड चेन बन पाती है, चल पाती है। तो ठीक है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है? सूर्य। तो अभी अब आप सूर्य को देखो, आप में से कोई भी जो बाहर है, ठीक है, वो जस्ट अभी सूर्य पर गौर करना, ठीक है। अभी आप सूर्य को देखना। तो जब आप सूर्य को देखोगे ना, तो सूर्य की वह बाहरी परत जिसे आप सामान्य अवस्था में अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे, उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है। तो ये जो परत है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इसे मैं फोटोस्फीयर कह देता हूं। ये फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर है, ठीक है। फोटोस्फीयर को हम हिंदी में कहेंगे प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, ठीक है। फोटोस्फीयर क्या है? फोटोस्फीयर क्या है? तो मैंने बोला सामान्य अवस्था में, ठीक है। ये सामान्य अवस्था जो है, ठीक है, बस इस पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है। सामान्य अवस्था में, अवस्था में दिखाई पड़ने वाली, सामान्य अवस्था में दिखाई पड़ने वाली सूर्य की बाहरी परत, बाहरी परत, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। नंगी आंखों का मतलब है बिना किसी चश्मे वगैरह के, ठीक है ना, या बिना किसी दूरबीन वगैरह की सहायता से नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। प्रकाश मंडल कहलाता है, फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। अब ये जो फोटोस्फीयर है ना बेटा, इसका टेम्परेचर आपसे पूछ लिया जाएगा कि साहब फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है बेटा, देख लिया देख लिया। चलिए, तो इसका टेम्परेचर पूछा जाता है कि भाई इसका टेम्परेचर कितना है बेटा, तो इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है इसका टेम्परेचर? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो मेरी बात ध्यान रखना, फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है सर? फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ठीक है ना, जब आप बेसिकली सूर्य ग्रहण के समय, स्पेशली जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, सूर्य ग्रहण मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, जब सोलर एक्लिप्स की स्थिति होती है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य से एक और बाहरी परत दिखाई देती है। ये ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है बच्चे? सूर्य ग्रहण की स्थिति में, ठीक है ना, सूर्य की एक और बाहरी परत दिखाई देती है। बेसिकली वो सामान्य अवस्था में नहीं दिखाई देती, केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। तो ये जो आप परत देख रहे हैं, ये केवल वह है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली, देने वाली सूर्य की
सबसे बाह्यतम परत, मैंने क्या बोला अब यहां पर, बाह्यतम मतलब आउटमोस्ट लेयर, बाह्यतम परत, ठीक है। और पता है आपको इस परत को क्या बोलते हैं? इस परत को हम लोग बोलते हैं कोरोना, और हिंदी में इसको बोला जाता है क्रीट। क्रीट। तो ये प्रश्न कई बार पूछा, एक बार बेटा ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया है। तो जो बच्चे पूछते हैं कि सर ज्योग्राफी से प्रश्न आता है या नहीं, प्रीवियस ईयर उठा के देखना, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है, सूर्य की वह परत जो सबसे बाह्यतम परत है उसका नाम क्या है, या सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली सूर्य की सबसे बाह्यतम परत क्या है, तो आप कहेंगे सर वह कोरोना या क्रीट है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के समय बेटा वो सबसे बाह्यतम परत जो दिखाई देती है, ठीक है, उसका नाम क्या है भैया जी? उसका नाम कोरोना या क्रीट है, कोरोना या क्रीट है, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली सबसे बाह्यतम परत है, ठीक है। अब ये फोटोस्फीयर है, ठीक है, फोटोस्फीयर जो अभी आपको सामान्य अवस्था में दिखाई दे रही होगी वो फोटोस्फीयर है। जब कभी सूर्य ग्रहण पड़ेगा और आप सूर्य ग्रहण को जब आप देखोगे बेसिकली, ठीक है, ऐसे चश्मे से, ऐसे ग्लासेस से जो यूवी रेज को ना आने दे आपकी आंखों पर, तो जब आप देखेंगे ना उसको, तो आपको फोटोस्फीयर से भी बाहर एक और परत दिखाई देगी, उसी का नाम कोरोना होगा या क्रीट होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, ठीक है, एक बड़ी दुख की बात है बच्चे। वो दुख की बात यह है कि कभी कभी क्या होता है कि इस फोटोस्फीयर से परमाणुओं का तूफान निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना। इस फोटोस्फीयर से क्या होता है बेटा? इस फोटोस्फीयर से कभी कभी परमाणुओं का तूफान निकलता है, ऐसे करके। अब ये परमाणुओं का तूफान क्यों निकलता है बच्चे, ये भी मैं आपको बता पाता, लेकिन अगर समय होता तो बस। तो कभी कभी क्या होता है बेटा कि फोटोस्फीयर से परमाणुओं का तूफान निकलता है और इस तरह से ज्वालाएं सी निकलती हैं, ज्वालाएं से निकलती हैं। इन ज्वालाओं को हम लोग सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, सौर ज्वालाएं बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? हम सौर ज्वालाएं बोलते हैं। और ये सौर ज्वालाएं जहां से निकल रही हैं, ठीक है, जब ये सौर ज्वालाएं निकलनी बंद हो जाएंगी तो जहां से ये सौर ज्वालाएं निकली वहां पर काले से धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? वहां पर काले से धब्बे पड़ जाते हैं, उनको हम सौर कलंक बोलते हैं, सन स्पॉट्स बोलते हैं। और ये सौर कलंक जो है ना, इनका बनने का और इनके बिगड़ने का एक निश्चित क्रम होता है, 11-11 साल का। तो इसलिए हम उसको पूरे को सम्मिलित रूप से सौर कलंक चक्र कहते हैं, जो कि 22 साल का होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने क्या बताया? मैंने बोला बच्चे, जो भी मैंने बोला मैं लिख देता हूं कि कभी कभी प्रकाश मंडल से, कभी कभी प्रकाश मंडल से, प्रकाश मंडल से, प्रकाश मंडल से बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, तेजी से परमाणुओं का तूफान निकलता है, परमाणुओं का तूफान निकलता है, निकलता है। इनको हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, इनको हम सौर ज्वालाएं बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम इनको? हम इनको सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, हम इनको सौर ज्वालाएं बोलते हैं, ज्वालाएं बोलते हैं। ये सौर ज्वालाएं होती हैं, है ना बच्चे? ये सौर ज्वालाएं होती हैं जो निकल रही हैं। ये जहां से निकलती हैं सौर ज्वालाएं, वहां पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये सौर ज्वालाएं जहां से निकलती हैं वहां पर क्या पड़ जाते हैं बेटा? काले धब्बे। इन काले धब्बों को हम सौर कलंक बोलते हैं। आपने सुना होगा सौर कलंक, हिंदी मीडियम वालों ने। अंग्रेजी में हमें इन्हीं को सन स्पॉट्स कहते हैं, सन स्पॉट्स। अभी जो सन स्पॉट्स होते हैं ना बेटा, इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। सन स्पॉट्स का इनका टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम होता है, मात्र 1500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जला हुआ भाग है। जहां से सौर ज्वालाएं निकली वहां पर काले धब्बे पड़ गए, मतलब वो सन जल सा गया, राख हो गया, तभी तो वहां पर सन स्पॉट्स दिखाई दिए, सौर कलंक दिखाई दिए। तो सौर कलंक का टेम्परेचर बहुत कम है, महज 1500 डिग्री सेल्सियस है सौर कलंक का टेम्परेचर। क्लियर है? और इनका अपना एक बनने और बिगड़ने का क्रम होता है, ठीक है, जिसमें 22 साल लगते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? सन स्पॉट साइकिल बोलते हैं, सौर कलंक चक्र बोलते हैं इसको हम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सौर कलंक चक्र बोलते हैं, इसको हम सौर कलंक चक्र बोलते हैं। अब सूर्य भी एक तारा है बेटा। अब सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य के केंद्र में भी क्या हो रहा होगा बच्चे? सूर्य के केंद्र में भी नाभिकीय संलयन चल रहा होगा। ये सूर्य का केंद्र है, और सूर्य के केंद्र में इस समय क्या चल रहा है? नाभिकीय संलयन। 20 बार और 20 एग्जाम्स में पूछा गया है कि बेटा सूर्य से जो ऊष्मा व प्रकाश आता है, या सूर्य से जो ऊर्जा आती है, वह किस एक प्रोसेस के माध्यम से आती है, वह किस एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से आती है? तो वह न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण आती है, नाभिकीय संलयन के कारण आती है बेटा। किसके कारण? नाभिकीय संलयन। तो सूर्य के केंद्र में भी नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है बच्चे। और नाभिकीय संलयन में मैंने बताया था, हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में एक दूसरे से क्रिया करके हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं,
और इस प्रोसेस में अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है बेटा इस प्रोसेस में? अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है इस प्रोसेस में। ठीक है, अब जहां पर सूर्य का केंद्र है वहां पर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, है ना, होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता भी है। 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है लगभग। ठीक है, 15 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बेटा कहां पर? ठीक है, सूर्य के केंद्र में। ठीक है, क्योंकि सूर्य के केंद्र में ही एग्जैक्टली सबसे तेज न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन की क्रिया। ठीक है, सबसे ज्यादा केंद्र में ही हो रही है। मैंने आपको बताया था ये सूर्य की संरचना है। ठीक है, अब ये जो सौर ज्वालाएं हैं, ये सौर ज्वाला हर एक ग्रह पर जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर ये आपका ग्रह है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। ठीक है ना, ध्रुवों पर चपटी है ना, इस तरह से ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब ये जो सौर ज्वालाएं हैं, ये सौर ज्वालाएं बच्चे, ये सौर ज्वालाएं जो है ये हर एक ग्रह पर जाती हैं, हर एक ग्रह पर जाती हैं बेटा ये जो सौर ज्वालाएं हैं। ठीक, ध्यान रखना, ये सौर ज्वालाएं प्रत्येक ग्रह पर जाएंगी, प्रत्येक ग्रह पर। और ये सौर ज्वालाएं पृथ्वी पर भी आती है। तो बेसिकली सोलर फ्लेयर्स हैं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ये सोलर फ्लेयर्स हैं, ये सौर ज्वालाएं हैं, ये सौर ज्वालाएं हैं। क्या है बाबू? ये सौर ज्वालाएं हैं, ये सौर ज्वालाएं हर एक ग्रह पर जाएंगी। जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सौर ज्वालाएं वहां पर पहुंचेंगी। तो ये जो सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स, ये पृथ्वी के साथ भी कोई भी बच्चे किसी भी तरह का फेवर नहीं करती। ये सौर ज्वालाएं पृथ्वी पर भी पहुंचती हैं, ये पृथ्वी पर भी आती हैं, पृथ्वी पर भी आती है सौर ज्वालाएं। और जब ये सौर ज्वालाएं पृथ्वी पर आती हैं बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, प्रभावित करती हैं पृथ्वी की। ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन इन सौर ज्वालाओं को हम केवल पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ही देख सकते हैं। ठीक है, ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं, जो पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी की बेटा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसकी वॉट लगा देती हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन की। लेकिन इनको केवल, ठीक है, इनको केवल उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर ही देखा जा सकता है, इनको केवल उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर ही देखा जा सकता है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर ही देखा जा सकता है, दक्षिणी ध्रुव पर ही देखा जा सकता है, ही देखा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो इन सौर ज्वालाओं को हम कहां पर, इन सौर ज्वालाओं को बेटा हम केवल पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर ही देख सकते हैं, देखा जा सकता है। बस ये बात ध्यान रखना, इन सौर ज्वालाओं को हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, अब ये नाम ध्यान रखना, इन सौर ज्वालाओं को हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस। ठीक है ना, अरोरा बोरियोलिस। और इनको दक्षिण ध्रुव पर कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। एक्चुअली बच्चे अरोरा इसलिए कहते हैं, ठीक है ना, अरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस, तो इनको अरोरा इसलिए कहते हैं कि जब ये पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती हैं तो वहां पर बेटा ये रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, सौर ज्वालाएं रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। रंगीन प्रकाश इसलिए उत्सर्जित करती हैं बच्चे क्योंकि ये जो सौर ज्वालाएं होती है ना, इनके पास आयन्स होते हैं, और जैसे ही इन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में जो उपस्थित आयन है उनके साथ रिएक्शन किया तो ये चमकने उठती हैं, तो ये रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। और जब ये रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करेंगी, इसी वजह से इनको अरोरा कहते हैं। अरोरा का मीन्स होता है प्रकाश। तो इनको उत्तरी ध्रुव पर हम अरोरा बोरियोलिस कहेंगे, उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिण ध्रुव पर हम इनको क्या कहेंगे? अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। ठीक है, जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी हुई थी तो वो अपना हनीमून मनाने बेसिकली आइसलैंड, नॉर्वे, इन देशों में गए थे। ये देश उत्तरी ध्रुव के नजदीक है, और जो उनका जो टूरिस्ट गाइड वगैरह होगा, तो उन्होंने इनको स्पेशली इनवाइट ही उस समय किया था जब नॉर्वे और इन देशों में, स्विट्जरलैंड वगैरह में अरोरा बोरियोलिस का समय था। तो अरोरा बोरियोलिस का समय था तो पूरा आसमान रंगीन प्रकाश में होता है, पूरा आसमान रंगीन प्रकाश में। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी छत पर जो है ना बच्चे, ठीक है, बहुत सारा रंगीन प्रकाश है, और रात के समय आप उस रंगीन प्रकाश को देख रहे हो, आनंदित हो रहे हो।
ठीक है। तो अनुष्का शर्मा अगले दिन ट्वीट करती है, तब ट्विटर था, एक्स नहीं था। तो अनुष्का शर्मा ट्वीट करती है कि अगर किसी को जन्नत देखनी है तो वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना, मतलब बेसिकली इन आर्कटिक कंट्रीज में आ जाए जहां पर वो है, ठीक है। क्या नजारा है, कितना खूबसूरत नजारा है, आई एम ग्रेटफुल टू द नेचर और योर वो। अब उस अनुष्का को बेचारी को पता ही नहीं था, वो हमसे ज्योग्राफी पढ़ी नहीं थी, ठीक है। उसे पता चलता अगर वो ज्योग्राफी पढ़ी होती कि वो जन्नत नहीं है और रंगीन प्रकाश वह स्वाभाविक है, और बेसिकली उसको क्या कहेंगे, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव पर है तो उसको हम अरोरा बोरियलिस कहेंगे। क्या कहेंगे, अरोरा बोरियलिस कहेंगे, ठीक है। अनुज तुम बेवकूफ हो, ठीक है। क्यों बेवकूफ हो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसका एक रीजन बताता हूं। कह रहे हो कि सर इंग्लिश टर्म भी यूज किया करो, ठीक है। हे बेवकूफ आदमी, ठीक है, हर जगह मैंने इंग्लिश टर्म यूज किया है। सौर कलंक को सन स्पॉट्स लिखा है, ठीक है। नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन बोला है, क्रीट को मैंने कोरोना बोला है, प्रकाश मंडल को मैंने फोटोस्फीयर लिखा है, सौर ज्वालाओं को मैंने सोलर फ्लेयर्स लिखा है। हर एक जगह मैंने, ठीक है, यूज किया है। सौर मंडल को सोलर सिस्टम लिखा है, ग्रह को मैंने प्लैनेट्स लिखा है, उपग्रह को सैटेलाइट, बौनी ग्रह को ड्वार्फ प्लैनेट, उल्का पिंड को मेटेरॉइड्स, इनको, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अनुष्का शर्मा की बात थी और कहां ले गए मुझे खामखा तुम लोग, ठीक, कितनी सही बात चल रही थी। तो उत्तरी ध्रुव पर इस रंगीन प्रकाश को हम लोग क्या बोलेंगे, अरोरा बोरियोलिस। दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब सवाल उठता है सर याद कैसे करें हम इसे, ठीक है ना, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस याद कैसे करें। तो देखो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है वह दक्षिणी महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया कैसा महाद्वीप है, ठीक है, दक्षिणी महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो जो दक्षिण वाला होगा उसमें ऑस्ट्रेलिस लगा होगा, दक्षिण वाले में क्या लगा होगा, ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस का मतलब ही होता है बेटा दक्षिण, ठीक है ना। चलिए अब हम बेटा चलते हैं आपको लेकर सौर मंडल पर, ठीक है जी। आइए अब हम आपको सौर मंडल पर लेकर चलते हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद भी हो रही होंगी, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाई के हिसाब से रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए ये सारी की सारी चीजें, किसी को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। नहीं बेटा, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, संलयन नहीं होता। मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, ठीक है, खाकी 1.2 बैच में जो पहले वाला है उसमें से केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ लेना अगर समय हो तो, बड़ी अच्छी मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई है उसमें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका बन सा जाएगा उसमें से। चलिए ठीक है, आइए हम सौर मंडल पर टिक लेकर चलते हैं आपको फटाफट से, आओ बच्चे, ठीक है। सौर मंडल में ये हो गया आपका सूर्य, ऐसे करके, भाई सूर्य तो बहुत बड़ा है, इसे ढका देते हैं हम, ढक देते हैं ऐसे करके, इतना ही निकालते हैं इसको। तो ये हो गया भैया जी सूर्य, सूर्य। अब आप मुझे बोलते जाएंगे, ठीक है, फटाफट से। मैं इसके लिए एक ही पेन ले लेता हूं, एक कलर का, और वो है ये वाला, एक ही कलर का पेन ले लेता हूं। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह है बच्चे आपका, ठीक है, मरकरी, ठीक है, बुध। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक कौन है, बुध। उसके बाद कौन आता है सर, ठीक है, उसके बाद कौन आता है भैया जी, उसके बाद आता है शुक्र, ठीक है, वीनस। उसके बाद कौन आता है, वीनस, ठीक है, बोलो आता है कि नहीं वीनस, बिल्कुल आता है सर वीनस। वीनस के बाद कौन आती है, ठीक है, वीनस के बाद आती है हमारी पृथ्वी। कौन आती है बेटा, हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद कौन आता है, पृथ्वी के बाद आता है मंगल। पृथ्वी के बाद कौन आता है, मंगल, ठीक है। पृथ्वी के बाद कौन आता है बेटा, मंगल, ये ध्यान रखना, पृथ्वी के बाद कौन आता है, मंगल, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कौन है, बुध है, बुध के बाद कौन है, शुक्र है, ठीक है, मरकरी है, वीनस है, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद क्या है भैया, मार्स है, मंगल है, ठीक है, मंगल। चलिए मंगल, इसके बाद फिर हम आगे आए यहां पर, ठीक है, यहां पर आए हम, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा ग्रह, जिसका नाम होगा बृहस्पति, ठीक है। तो हमको सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखने को मिलेगा, उस सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या होगा भैया, उस सबसे बड़े ग्रह का नाम होगा बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद फिर हमें दूसरा ग्रह देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा शनि, ठीक है, ये जुपिटर होगा, ये सैटर्न होगा। उसके बाद जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। यूरेनस का मतलब क्या होता है सर, अरुण। तो उसके बाद जो हमें देखने को मिला वह यूरेनस देखने को मिलेगा, मतलब अरुण देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो हमें देखने को मिला वह नेपच्यून देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा बेटा, नेपच्यून देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं इन सभी ग्रहों के नाम लिख देता हूं, एक बार मैं इन सभी
प्लैनेट्स के नाम लिख देता हूं, इनका नामकरण कर देता हूं, सब लोग यहां पर देखना, ठीक है। अब आपका लेक्चर बहुत अच्छे से खत्म होगा, मैं एक एक ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। लिखा हुआ आपको मिलेगा, आप चिंता ना करना। जो भैया नोट्स बनाते हैं, जो भी पॉइंट्स मैं बोलूं, ठीक है, उसको नोट्स में जाने देना, जो भी पॉइंट्स मैं बोलूं, ठीक है, ध्यान रखना, उसको नोट्स में जाने देना, ठीक है, और ये हमेशा करना। चलिए, तो सबसे पहला ग्रह जो है भैया जी, ये कौन सा है? ये मरकरी है, ठीक है, बुध, मरकरी है। अब मैं चूंकि इंग्लिश में मरकरी लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो नोट्स में लिख देना, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी समझ लेना, ये बुध है, ठीक है। तो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह कौन सा है बेटा? बुध है। सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के बाद भैया जी दूसरा कौन सा है? दूसरा शुक्र है, वीनस है। शुक्र के बाद तीसरी कौन सी है? तीसरी हमारी माता है, ठीक है, पृथ्वी है। चौथे कौन से है बेटा? चौथे मंगल जी है, ठीक है, मंगल है चौथे। उसके बाद बचे जो अगला प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा वह जुपिटर है, बृहस्पति है, वह बृहस्पति है जो अगला प्लैनेट देखने को मिलेगा। बृहस्पति के बाद फिर जो अगला प्लैनेट है वो भैया जी सैटर्न है, वो शनि है। शनि के बाद जो अगला प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा वो यूरेनस है, मतलब वो अरुण है, यूरेनस। और उसके बाद अगला जो है वह वरुण है, मतलब वो नेपच्यून है। वो क्या है? नेपच्यून, ठीक है, वरुण है, नेपच्यून है। तो इस सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द, ठीक है, ascending ऑर्डर फ्रॉम द सन। तो ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्या है? क्रम है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, जितने भी ग्रह हैं, तुम्हारे सर की कसम, जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, सारे के सारे सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं। कैसे? पश्चिम से पूर्व। जैसे, ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो ये जो बुध है, ये बुध सूर्य की परिक्रमा कैसे कर रहा है? बुध सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहा है। बात समझ पा रही है? शुक्र जो है ये उल्टा करता है। शुक्र कैसे करता है? शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की तरफ करता है। पृथ्वी कैसे करती है बेटा? सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करती है। केवल शुक्र और यूरेनस, केवल वीनस और यूरेनस, मतलब शुक्र और अरुण, ये दो ही नालायक ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रहों की परिक्रमण दिशा के विपरीत दिशा में करते हैं। मतलब सभी कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व, ये दो कर रहे हैं पूर्व से पश्चिम। सभी कैसे कर रहे हैं सर? वेस्ट टू ईस्ट कर रहे हैं। और ये दोनों कैसे कर रहे हैं? ये पूरब से पश्चिम कर रहे हैं। मैं इसका भी कारण बताता हूं, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपके एग्जाम में। कभी ज्योग्राफी डिटेल में डीप में पढ़ना हो मुझसे किसी बड़े एग्जाम्स के लिए तो संपर्क जरूर कर लेना ठीक है। फिलहाल तो यही दो ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम करते हैं, बाकी के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, यही केवल पूरब से पश्चिम करते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे अगर बुध है तो बुध ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, सॉरी, बुध है तो बुध पश्चिम से पूर्व है, तो बुध ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। तो पश्चिम से पूर्व का मतलब क्या है? मेरे बात साथ बताइए बेटा। पश्चिम से पूर्व का मतलब है कि बुध इस तरह से जाता है बेटा, ऐसे जाता है और ऐसे एक चक्कर, ठीक है, ऐसे जाता है और ऐसे एक चक्कर लगाकर आ जाता है। इस तरह से ऐसे जा रहा है, ऐसे एक चक्कर लगा के आ रहा है। शुक्र के साथ उल्टा केस है। शुक्र इस तरह से जाता है, ऐसे पूरब से जाता है और बेटा पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। अरे यार, पूरब से जाता है, पूरब से जाता है और इस तरह से बेटा पश्चिम में चक्कर लगाकर आता है। पूरब से जाता है, पश्चिम में चक्कर लगाकर आता है। मतलब सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं। जैसे बुध भी कैसे कर रहा है बेटा? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी भी कैसे करेगी? पृथ्वी ऐसे पश्चिम से जाएगी और बेटा पूरब से लौट कर आएगी, ठीक है, ऐसे पश्चिम से जाएगी और पूरब से लौट कर आएगी। मंगल भी ऐसे पश्चिम से जाएगा, पश्चिम से जाएगा और बच्चे ऐसे पूरब से लौट कर आएगा, ठीक है। बृहस्पति भी खुद बृहस्पति भी, जुपिटर भी ऐसे पश्चिम से जाता है जुपिटर और इस तरह से बच्चे पूरब से लौट के आता है, पश्चिम से जाता है और पूर्व से लौट के आता है। शनि भी बच्चे, ठीक है, पश्चिम की तरफ जाएगा और ऐसे पूरब से लौट कर आएगा। अरुण जो है, अरुण भी शुक्र की तरह है, उल्टा है अरुण भी। ये भी बच्चे कैसे जाता है? पूरब से जाता है और इस तरह से बेटा पश्चिम से लौट के आता है। वरुण जो है, वरुण भी ऐसे पश्चिम से जाएगा वरुण, और कहां से लौट के आएगा? पूर्व से लौट कर आएगा, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है बच्चे? दो ग्रह, एक शुक्र और एक अरुण। पहला पॉइंट लिख लो, ठीक है, नोट्स में जाने दो। सबसे पहला पॉइंट मेरे साथ साथ बोलो, सबसे पहला पॉइंट मेरे साथ साथ बोलो। और वो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बाबू? सबसे पहला पॉइंट होगा साहब, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा, ठीक है ना, सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं सर? पश्चिम से पूर्व करते हैं, पश्चिम से पूर्व करते हैं।
सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं सर? सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके अपवाद है, ये अपवाद आप दोनों लिखना, ठीक है। एक अपवाद है इसका शुक्र, शुक्र का मतलब है बेटा वीनस, ठीक है ना। और दूसरा अपवाद कौन सा है सर? यूरेनस, यूरेनस का मतलब अरुण। ये कैसे करेंगे? अगर ये अपवाद है तो ऑब्वियस सी बात है ये उल्टी दिशा में घूमेंगे, ये पूरब से पश्चिम घूमेंगे, ये उल्टी दिशा में घूमेंगे बाबू। तो ये कैसे घूमेंगे? पूरब से पश्चिम। मुझे पता है तुम सबको याद हो गया होगा, तुम लोग इतने होशियार हो कि तुमने ये याद कर लिया होगा 2 मिनट में, ठीक है। अब चलेगा बेटा हमारा जादू, ठीक है। अब क्या चलेगा? ये जादू है ज्योग्राफी, ठीक है। ध्यान रखना, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ रहा होगा, जैसे और विषयों में आपको संघर्ष करना पड़ रहा होगा रटने के लिए। यहां पर बस लेक्चर देखो अपने पूरे, ठीक है, होशो हवास से। लेक्चर देखते समय ऐसा नहीं कि लेक्चर देख रहे हो लाइब्रेरी में बैठे हो तो किसी और को देख रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेक्चर देखो तो लेक्चर देखो, बात समझ पा रही है? अब ऐसा नहीं कि लेक्चर देख रहे हो तो बीच में पता चला कि चलो यार, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आया, ठीक है, कोई एक ऐसी तस्वीर सी आ गई इंस्टाग्राम पे तुम्हारे सामने कि तुम्हारा, ठीक है, सब कुछ बंद हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर देखो, बस केवल लेक्चर देखो, नोट्स भी मत बनाओ, ठीक है। आपको याद होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरा इंडियन ज्योग्राफी, बस फोकस करो। अब ये जो बुध है ना बेटा, बुध सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है? मैंने बोला सभी पश्चिम से पूर्व कर रहे हैं, केवल अपवाद है शुक्र व अरुण जो पूर्व से पश्चिम कर रहे हैं। अब ये जो बुध है तो पूछा जाएगा बेटा, ये बुध करता है बच्चे 88 दिनों में। ध्यान रखना, बुध कितने दिनों में? 88 दिनों में। ये दिन है, ठीक है। ये मंगल तक जितने भी दिन ग्रह होंगे, मंगल तक जितने भी ग्रह होंगे वह सूर्य की परिक्रमा दिनों में लगाएंगे। शुक्र जो है, शुक्र 225 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है शुक्र। पृथ्वी जो है, पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में बेटा एक परिक्रमा पूरी करती है। और जो मंगल है वो 686 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। ये सारे दिन है, ये सब दिन में है, ठीक है। ये दिन में है तो मैं ऊपर ही लिख देता हूं डेज, दिन में, ठीक है। तो बुध जो है, बुध सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। फिर से बोलो, बुध सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है शुक्र। पृथ्वी 365 सही 1/4 दिनों में बेटा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। मंगल 686 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। ये सभी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व कर रहे हैं, केवल एक शुक्र को छोड़कर, क्योंकि शुक्र कैसे कर रहा है? पूर्व से पश्चिम कर रहा है। कैसे कर रहा है बाबू? पूर्व से पश्चिम कर रहा है। क्लियर है ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो ये जितने भी चारों ग्रह है ना, बस आप याद रखना, क्योंकि ये बच्चे चारों के चारों ग्रह जो हैं ये क्षुद्र ग्रह, यहां पर आपके पाए जाएंगे एस्टेरॉइड्स। ये एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। ये क्या है बच्चे? ये एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है, ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। तो ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में जो भी ग्रह आते हैं, एस्टेरॉइड्स और सन के बीच में जो भी ग्रह आते हैं, हम उनको इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। अब ये सारे के सारे ग्रह जो है ना बेटा, ये सारे के सारे ग्रह ये आकार में छोटे हैं, लेकिन ये चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं, तो इसलिए बच्चे हम इनको चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं, चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। चट्टानी ग्रह का मतलब है रॉकी प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट्स, चट्टानी ग्रह, क्योंकि सूर्य की चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं, इंटीरियर प्लैनेट्स भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है। ध्यान रखना, ये आकार में छोटे हैं, तो आकार में छोटे हैं इस वजह से हम इनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और अंग्रेजी में हम इसको टेरेस्टोरियल प्लैनेट, क्या बोलते हैं? टेरेस्टोरियल प्लैनेट बोलते हैं, टेरेस्टोरियल प्लैनेट इनको बोलते हैं, इन चारों टेरेस्टोरियल प्लैनेट बोलते हैं। अब आ जाओ बच्चे यहां पर, ठीक है, बृहस्पति से और अरुण पर। अब जब आप बृहस्पति से अरुण पर आएंगे तो ये सारे के सारे ग्रह जो है ना, ये आकार में बेसिकली बड़े हैं। और दूसरा, ये क्षुद्र ग्रह के बाहर है, ये क्षुद्र ग्रह के बाहर पड़ते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह के बाहर पड़ते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चे? बाह्य ग्रह बोलते हैं। बाह्य ग्रह का मतलब है हम इनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं। आकार में बड़े हैं इसलिए हम इनको बड़े ग्रह बोलते हैं, बड़े ग्रह, ग्रेट प्लैनेट बोलते हैं, ग्रेट प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि भैया जी आकार में बड़े हैं। आकार में बड़े होने के कारण ये बड़े ग्रह हैं, मतलब ये ग्रेट प्लैनेट है, क्योंकि ये क्या है भाई? ये आकार में बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, दैट्स व्हाई ये बड़ी ग्रह हैं, ये ग्रेट प्लैनेट्स हैं। क्लियर है? ये बात समझ पा रही है? अब ये जुपिटर की तरह है, क्योंकि ये गैसेस से बने हुए हैं, ये चट्टानों से नहीं, बल्कि यहाँ पर गैसेस का योगदान बहुत है इन ग्रहों के बनने में, तो इसलिए हम इनको एक गैसेस ग्रह भी बोलते हैं,
हम इसको गैसेस प्लैनेट्स भी बोलते हैं, हिंदी में हम इनको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैसीय ग्रह। अब चूंकि बच्चे ये सारे के सारे जुपिटर की तरह हैं, तो जुपिटर की तरह होने के कारण हम इनको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इनको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अब एग्जामिनर यहां से कैसे प्रश्न पूछेगा, वह पूछेगा निम्न में से कौन सा एक जोवियन प्लैनेट नहीं है। एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर पूछेगा निम्न में से कौन सा एक जोवियन प्लैनेट नहीं है। ठीक है, वो 3 तो रखेगा, बृहस्पति, शनि और वरुण, और एक रख देगा कोई मंगल, तो मंगल जोवियन प्लैनेट नहीं है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, लेकिन बच्चे अब ये जो है ना, ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह के बाहर है, ये क्षुद्र ग्रह के बाहर है, गैसेस से मिलकर बने हुए हैं, और इन चारों में ही बेटा 4 गैसें हैं कॉमन। इन चारों में 4 ही गैसें हैं कॉमन। कौन कौन सी? ये सारे के सारे बच्चे हाइड्रोजन, ठीक है, H2 का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, ये चारों ही हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया NH3 और मीथेन CH4 से मिलकर बने हुए होते हैं। ये ध्यान रखना, इन चारों ही ग्रहों में ये 4 गैसें पाई जाती है प्रमुखतः, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन। मेरे साथ साथ बोलो कौन कौन सी गैस? हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन। बोलो कौन कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन। तो इन चारों में ही हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। लेकिन अब जब ये बेटा सूर्य का एक चक्कर लगाएंगे तो दिनों में नहीं लगाएंगे, ये सूर्य का एक चक्कर, इनको सूर्य का एक चक्कर लगाने में साल लग जाएगी, साल। तो ये जो है ये 11.9 ईयर्स में लगाएगा बेटा, अभी साल में लगाएंगे। ठीक है, तो ये लगाएगा 11.9 साल में, 11.9 साल में। शनि को लग जाएंगे बेटा 29.5 साल। कितने साल? 29.5 साल लग जाएंगे। अरुण तो बेटा और हद कर देगा, 84 साल लगा देगा, और वरुण लगाएगा 165 साल सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। तो अरुण लगाएगा, यूरेनस लगाएगा 84 ईयर्स, और नेपच्यून लगाएगा, वरुण लगाएगा कितनी साल? 165 साल। कितने साल? अरे बोलो यार, 165 साल। ठीक है, 165 साल। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं एक एक ग्रह को लिख देता हूं, ठीक है, और उस ग्रह के बारे में जो भी पॉइंट्स है वो मैं आपको समझाता चला जाऊंगा, लिखता चला जाऊंगा। ठीक है ना, एक एक ग्रह के बारे में हर एक पॉइंट्स को मैं लिखता और समझाता हुआ चला जाऊंगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर दो प्लीज। ठीक है, लगा कि हाँ सर मजा आ गया, ठीक है, दिमाग में बैठ गया पूरा सोलर सिस्टम। ठीक है, अब नहीं भूलने वाले हम सोलर सिस्टम को। आराम से देख लो, आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, ये सारे डेज में है। जब ये सारे डेज में है बच्चे, तो ये 88 क्या होंगे? 88 डेज होंगे, 225 डेज होंगे, 365 से 1/4 डेज होंगे, 686 डेज होंगे। ठीक है, हाँ कहीं 687 मिल सकता है मंगल को किसी किताब में, किसी किताब में बेटा शुक्र को 200, ठीक है, 24 मिल सकता है, 223 मिल सकता है, डज नॉट मैटर। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, इतना सारा प्यार। चलिए ठीक है, आइए अब हम एक एक ग्रह के बारे में, ठीक है, लिखते हैं और समझते हैं एक एक ग्रह को। ठीक है सर, और बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, कितना प्यारा है यार मैंने फिगर बनाया है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपको एक ओवरव्यू मिल गया इन सब के बारे में। मैं चाहता तो एक एक के बारे में बताता हुआ चला जाऊंगा, आप लिखते हुए चले जाओगे, लेकिन आप इसे लिख नहीं पाओगे, तो इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है ना, कल और शुरुआत में 5-10 मिनट लग जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं, लेकिन ये लेक्चर आज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा बुध को। ठीक है, बुध। अब यहां पर मैं लिखता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या सर? इसको हम लोग बोलते हैं मरकरी। मरकरी। अच्छा मैं बताऊं आपको क्या पसंद होगा? आपको ये पसंद होगा जैसे कोई भी चीज में लिखा रहा हूं तो ऐसे लाइन से लिखवाता जाऊं, है ना, छपवाता जाऊं, तो फिर मेरा मतलब ही क्या है, मैं लाइन से छपवाता जाऊंगा। ठीक है, फिर तो किताब ही बहुत है, किताब में सबसे सुंदर राइटिंग किताब में होती है, तो किताब से ही पढ़ लो। नहीं, नोट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे आया कि ये 365 से 1/4 थी, तो मैंने लिख दिया, ये फिगर आपके दिमाग में जाके छप गया। यहाँ पे लिखा मैंने 11.9 साल, ये फिगर आपके दिमाग में जाके छप गया। सनी 29.5 साल, ये छप गया आपके दिमाग में। ठीक है, ये होता है बच्चे, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे मरकरी। आइए बच्चे मरकरी के बारे में समझते हैं। तो मरकरी जो है, बुध जो है, नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा, सूर्य के सर्वाधिक नजदीक है, आप मानते हो? ये सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है, सर्वाधिक निकट है, क्लियर है, निकट मतलब एडजेसेंट है।
तो सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, ठीक है, और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है ये, सबसे छोटा ग्रह है ये सौर मंडल का, ठीक है, समझ में आ गया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया सर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सर्वाधिक निकट है। दूसरा, 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है, इसे मैं बता ही चुका हूं। 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है, कैसे सर? पश्चिम से पूर्व दिशा में भैया जी। कैसे करता है, बोलो मेरे साथ। तो सर ये पश्चिम से पूर्व दिशा में करता है, 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में करता है। ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा सर, इसका कोई उपग्रह नहीं है, बेचारे का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है इसका, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है इसका, ठीक। अब सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, ठीक है बच्चे, लेकिन इसके साथ है क्या, ये बेचारा है, इसके पास वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल का अभाव है। अब जब इसके पास वायुमंडल का अभाव है तो इन शॉर्ट्स आप ये समझना कि जब इसके पास वायुमंडल का अभाव है तो दिन के समय इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय इसका टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस, और रात के समय बेटा चूंकि वायुमंडल नहीं है तो जितना भी दिन के समय टेम्परेचर हुआ बेटा, मतलब जो दिन के समय टेम्परेचर हुआ वो लघु सौर तरंगी विकिरण के द्वारा हुआ, और रात के समय वो सारी की सारी लघु सौर तरंगी विकिरण पृथ्वी के धरातल मतलब बुध के धरातल को छोड़कर बाहर निकल गई, ठीक है। तो दिन के समय जितना गर्म है, रात के समय बच्चे उतना ही ठंडा हो जाएगा, -120 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि किस ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, अगर आपसे पूछे कि किस ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, बेटा वो कौन है? बुध है। लेकिन बुध पर क्या है? मरकरी पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक है, दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। बुध पर क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूं सर, बुध पर क्या है? बुध पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। फिर से बोल रहा हूं, बुध पर क्या है भाई? बुध पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर है बुध पर। क्यों है भाई सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर? आखिर क्या रीजन है ऐसा बुध पर सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर? क्योंकि सर दिन के समय बहुत गर्म हो जाएगा, रात के समय बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो एक और बात मैं बता रहा हूं, जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, ये हकीकत बात है, लेकिन ये अपवाद है इस बात का, ये अपवाद है इस बात का। मैंने क्या बोला? जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा, सूर्य के जितना नजदीक होगा, जितना नजदीक होगा ठीक है जी, जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा उसका टेम्परेचर उतना अधिक होगा, उसका तापमान उतना अधिक होगा, उतना अधिक। लेकिन ये अपवाद है, ये अपवाद है। आप कहेंगे सर ये एक्सेप्शंस कैसे है, ये अपवाद कैसे है? ये अपवाद इसलिए है कि सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, लेकिन शुक्र सौरमंडल का जो वीनस है वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है मैं आपको बताऊंगा। वीनस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, वीनस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बेशक ये सूर्य के सबसे ज्यादा पास है, लेकिन बच्चे ठीक है ना, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है। बेशक ये शुक्र के सबसे ज्यादा, बेशक ये सूर्य के सबसे ज्यादा पास है, लेकिन बच्चे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वीनस है। ठीक है, कौन सा है सर? वीनस है, सबसे गर्म ग्रह वीनस। ठीक है, उम्मीद करता हूं ठीक है ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, नंबर फर्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। और ये जो 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है, 88 दिनों में ये परिक्रमा कैसे पूरी करता है? पश्चिम से पूर्व दिशा में करता है बच्चे। कैसे करता है? मेरे साथ बोलो, कैसे करता है ये? ठीक है, सूर्य की परिक्रमा। तो सर ये सूर्य की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। अरे यार बोलो ना, सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है साहब? सूर्य की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। बोलो कैसे करता है सर? ये पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, इसके बाद ठीक है 88 दिनों में करता है। ठीक है, दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा है। क्यों है दैनिक तापांतर? क्योंकि सर दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन के समय, और रात के समय भैया उतना ही ठंडा हो जाएगा। तो दिन में जितना गर्म, रात में उतना ठंडा हो जाएगा। वायुमंडल का अभाव है, कोई भी सैटेलाइट है नहीं इसके पास, कोई भी सैटेलाइट इसके पास है नहीं। क्लियर है? ये बात समझ पे आ गई? यहां तक कोई इशू नहीं किसी को?
अब नेक्स्ट चलते हैं किस पर भैया जी, हम शुक्र पर। आइए शुक्र पर चलते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वीनस साहब है, ये शुक्र है। ठीक है, शुक्र के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। शुक्र के बारे में सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये जो शुक्र है सामान्य ग्रहों के विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है। नंबर फर्स्ट, सामान्य ग्रहों के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सामान्य ग्रहों के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सामान्य ग्रहों की विपरीत दिशा में बेटा सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। अब मैंने बोला कि ये भाई सामान्य ग्रहों के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, इसका मतलब कैसे है, ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करता है ना भैया, पहले पढ़ लिया था, अब सर क्लियर हो गया। पूर्व से पश्चिम करता है। कितने दिन लगाता है सर, लगभग 225 दिनों में यह है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। अच्छा बच्चे, पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट ग्रह अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो शुक्र है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे शुक्र। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट ग्रह, तो पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट ग्रह बेटा शुक्र है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है, तो इसलिए बेटा अगर पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद, पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकीला यही दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है। अब जब ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है, तो बच्चे पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला दिखाई देता है, सबसे ज्यादा चमकीला यही दिखाई देता है, सर्वाधिक चमकीला यही दिखाई देता है। सर्वाधिक चमकीला यही दिखाई देता है, यही दिखाई देता है, यही दिखाई देता है। बात समझ में आ गई सर? तो सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा अगर चमकीला कोई बेटा पृथ्वी से दिखाई दे रहा है, तो वो यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो यही दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी, आई डोंट थिंक सो किसी भी तरह का कोई डाउट होगा। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करते हैं हम चीजों को। इसके बारे में बहुत फैक्ट है। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या है कि बच्चे लगभग द्रव्यमान में, आकार में पृथ्वी के समान है, मतलब आकार में भी पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा है और मास भी इसका पृथ्वी से कम है। ठीक है, तो द्रव्यमान व आयतन में लगभग पृथ्वी के समान है, सॉरी द्रव्यमान व, ठीक है ना, ठीक है, आकार में, तो द्रव्यमान व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। ये कौन? शुक्र। मैंने क्या बोला? द्रव्यमान और आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, तो द्रव्यमान व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, लगभग पृथ्वी के समान है, लगभग पृथ्वी के समान है बेटा द्रव्यमान व आकार में। इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र को। कभी भी आपसे पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। ठीक है जी, नंबर फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद मैं दूसरा आपको एक और बात बताऊं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन तो ये है ही है, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, और पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकीला भी सूर्य और चंद्रमा के बाद यही दिखाई देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक भी है, ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक भी है। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखना, इसको मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इसको मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है ना, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्यों कहेंगे इवनिंग स्टार? देखो एक बात बताओ, ठीक है, चार आदमी पूरब से पश्चिम घूम रहे हैं, मतलब चार लोग पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं, ऐसा उदाहरण देखो। तो चार लोग हैं जो बच्चे पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूरब का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो चार लोग पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एक है जो पूरब से पश्चिम घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब एक बात बताओ, जब वो चार लोग अपना चक्कर शुरू कर रहे होंगे तो वो अपना चक्कर खत्म कर रहा होगा, जब चार अपना एक चक्कर खत्म कर रहे होंगे तब वो शुरू कर रहा होगा, और जब चार लोग शुरू कर रहे होंगे तब वो खत्म कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है?
जब पृथ्वी पर सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से पहले ये दिखाई देता है चमकता हुआ, तो बोर का तारा हो गया। और जब पृथ्वी पर सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद ये तभी दिखाई देता है, क्योंकि जब तक सूर्य रहेगा तब तक तो ये दिखाई नहीं देगा। तो सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, सूर्य अस्त होने के बाद भी दिखाई देता है, तो इसलिए इसे हम बोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर का तारा। लेकिन सर अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सर्वाधिक गर्म ग्रह क्यों है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगर मैं इतना भी लिख देता तो भी काम चलता, लेकिन मैं समझाऊंगा क्यों है। इन शॉर्ट, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। क्यों बेटा? क्योंकि इस पर वायुमंडल है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है सर, इस पर वायुमंडल है और इसके वायुमंडल में 90% से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। क्या होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है मेरे प्यारे बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है तो इसलिए बच्चे, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस जो है ना, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित तो कर लेती है, परावर्तित नहीं करती, इसलिए ठीक है, ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। ये इतना गर्म ग्रह है कि जैसे प्रेशर कुकर में ना स्थिति होती है, जैसे प्रेशर कुकर में स्थिति होती है, वैसी बेटा इस ग्रह पर स्थिति हो रही होती है प्रेशर कुकर की भांति। वीनस 225 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, 90% CO2 है इसकी वायुमंडल में, 90%। इसलिए यहां पर जैसे प्रेशर कुकर में ना चीजें ठीक है धधकती हैं, ऐसे इस ग्रह पर प्रेशर कुकर की स्थिति होती है। इसलिए बेटा इस ग्रह पर कैसी? प्रेशर कुकर की स्थिति होती है, प्रेशर कुकर की। और मैं ये बात बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है, कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी शुक्र के बारे में। बस एक पॉइंट याद रखना कि इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ये भी बेचारा अनाथ है, कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है इस बेचारे का भी, कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है इसका, शुक्र का। ठीक है, तो शुक्र के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, चूंकि बच्चे पृथ्वी को तो हमने पूरा पढ़ ही लिया है और जो बची कची पृथ्वी है उसे हम आगे पढ़ लेंगे, तो हम चलते हैं मंगल पर। ठीक है, अभी हम किस पे चलते हैं? मंगल। एक मंगल देख लेंगे हम, इतना समय हमारे पास है कि हम मंगल कर ही लेंगे। मंगल, ठीक है, मार्स बोलते हैं बच्चे से, मंगल मार्स बोलते हैं, मार्स बोलते हैं मंगल को। अब मंगल को मार्स बोलते हैं तो मार्स के साथ कांड क्या है? मार्स बेटा, ठीक है, आपको पता है पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। कैसे सर? पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। और कितने दिन लगा देता है? 686 दिन। कितने दिन सर? 686 दिनों में। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है और लगभग 686 दिन बेटा ये लगा देता है, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने पर। ठीक है, हाँ, ठीक है, कुछ अच्छी बात, ठीक है, वायुमंडल है, वायुमंडल है इस ग्रह पर, ठीक है बच्चे। और साथ ही साथ इस ग्रह पर हमको कुछ एविडेंसेस मिले हैं, इस ग्रह पर हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब इस ग्रह पर हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं बेटा? इस ग्रह पर एक हमें पर्वत का, एक क्या कई सारे पर्वत मिले हैं, इस ग्रह पर हमें कई सारे पर्वत मिले हैं। अगर पर्वत कई सारे मिले हैं तो उनमें से एक पर्वत है, आपने जरूर नाम सुना होगा, निक्स ओलंपिया। ये प्रश्न आपकी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर उठा के देखना, निक्स ओलंपिया। तो मंगल पर निक्स ओलंपिया है। ये निक्स ओलंपिया बेटा एवरेस्ट से, एवरेस्ट हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये निक्स ओलंपिया एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। अब आप सोच लो, ठीक है, एवरेस्ट लगभग 9000 मीटर है, 8849 मीटर अब एवरेस्ट हो गया है। ठीक, मोटा मोटा 9000 मीटर आप मान लो, 9000 मीटर का मतलब है 9 किलोमीटर, तो निक्स ओलंपिया 27 किलोमीटर है। निक्स ओलंपिया बेटा 27 किलोमीटर, आप सोच रहे हो 27 किलोमीटर ऊंचा, 27 किलोमीटर ऊंचा, अरे बाप रे, ये कितना ऊंचा होगा। तो इस ग्रह पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया बच्चे, और निक्स ओलंपिया जो है वह एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। ठीक है ना, इस पर्वत, इस ग्रह पर, ठीक है, ये ग्रह बच्चे
मार्स जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, 686 दिन लगा देता है, वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है, इसलिए यहां पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। वायुमंडल है बेटा, इसलिए यहां पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहां पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, व्यक्त की जा रही है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर जीवन की संभावना कि साहब यहां पर जीवन है। लेकिन केवल वायुमंडल से जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहां पर बेटा हमें पर्वत के भी साक्ष्य मिले हैं, यहां पर हमको पठार के भी साक्ष्य मिले हैं प्लूटो के, ठीक है। यहां पर बच्चे सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर हमको क्रेटर, ठीक ना, हमें यहां पर क्रेटर लेक, क्रेटर लेक अब आप समझ गए होंगे क्रेटर लेक क्या होता है, आप पढ़ के आए हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो क्रेटर लेक क्या है, ठीक है, ये सारी चीज जानते हो। इनफैक्ट बच्चे यहां पर जलवाष्प, ठीक है ना, वाटर वेपर, जलवाष्प, ठीक है, इनके भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, वाटर वेपर के भी, इसलिए यहां पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब इस बेचारे के पास, ठीक है, दो इसके पास बच्चे उपग्रह हैं, जी हाँ, इसके पास दो उपग्रह हैं, दो नेचुरल सैटेलाइट है, इसके नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, तो इसके बेटा दो नेचुरल सैटेलाइट है, इसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट है, और इसके दो नेचुरल सैटेलाइट है, वो एक है बच्चे फोबोस, फोबोस, और दूसरा है डिवोस, डिवोस। तो इसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट है, एक फोबोस एक डिवोस, दो उपग्रह हैं इसके पास, फोबोस और डिवोस। अब ये जो डिवोस है ना, डिवोस, ये डिवोस बेटा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, डिवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है डिवोस, सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, डिवोस, ठीक है। तो डिवोस जो है बेटा वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मतलब सबसे छोटा उपग्रह का मतलब क्या हुआ सर, सबसे छोटा उपग्रह का मतलब ये हुआ कि इससे छोटा किसी भी ग्रह का उपग्रह है ही नहीं जितना डिवोस है। तो मंगल का उपग्रह डिवोस है और ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये सौरमंडल का बेटा सबसे छोटा उपग्रह है डिवोस, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद बच्चे हम इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं, रेड जायंट नहीं, रेड जायंट नहीं, रेड प्लैनेट, हम इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह, लाल ग्रह। आपको पता है जब कभी भी जंग लग जाती है तो क्या होता है बेटा, जंग लगने का कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। तो बेटा इस ग्रह की जो लेयर है, इस ग्रह की जो परत है, इस ग्रह का जो धरातल है, धरातल, उस पूरे धरातल पर जंग लगी हुई है, जी हाँ, वह पूरा का पूरा धरातल जो है बच्चे वो Fe2O3, ठीक है ना, मतलब आपका फेरम ऑक्साइड से मिलकर बना है, या आयरन ऑक्साइड, फेरन ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। इसलिए फेरम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, इसकी प्रेजेंस के कारण यह ग्रह कैसा दिखाई देता है, हमको लाल दिखाई देता है। इसलिए मंगल को क्या कहते हैं, इसलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, इसलिए मंगल को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। जय कुमार शर्मा कह रहे हैं डिवोर्स नहीं डेमोस यार वो भाई, ठीक है ना, ठीक है, जब आप इसकी स्पेलिंग पढ़ोगे ना, ठीक है, तो वहां पर प्रोनाउंसिएशन डेबोस भी होगा, डेमोस भी होगा, दबोस भी होगा, ठीक है, कई सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, किताबों में अलग अलग लिखे हैं, ठीक है भाई, यहां मत समझाओ बेटा। चलिए ठीक है, प्लीज समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर दो आप लोग। हम मून के बारे में भी बताएंगे, खूब बताएंगे मून के बारे में, क्यों चिंता कर रहे हो यार। चलिए, लव यू ऑल बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, मंगल तक ही देख पाए, ठीक है। हालांकि टाइम नहीं है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं एस्ट्रॉइड्स और बता दूं, क्षुद्र ग्रह और बता दूं, लेकिन सर बिल्कुल जस्ट स्टूडियो के बाहर ही खड़े होंगे,
ठीक है, फिर मेरा मन कर रहा था कि बृहस्पति भी बता दूं, लेकिन कल बताएंगे फिर। ठीक है, लव यू ऑल, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ो अच्छे से। ठीक है, एक और बात मेरी ध्यान रखना, एक छोटी सी बात है। ठीक है, ज्योग्राफी के लेक्चर्स में नोट्स बनाने की बिल्कुल गलती मत करना, टाइम कम है। ठीक है, बस पूरे के पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनो, है ना, अपने पूर्ण क्षमता के आधार पर और अपनी पूर्ण गंभीरता के हिसाब से बचे। ठीक है, आप इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बस। ठीक है, सुनो ज्यादा से ज्यादा, फिर बाद में नोट्स देख लो, ज्योग्राफी पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ज्योग्राफी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 7 से 8 प्रश्न ज्योग्राफी के बन ही जाते हैं।